Hello friends, I am Kapil Singh and the most welcome to all of you. This is the English speaking course which is going on and today is the 5th class. आज 5वां क्लास है. देख लेते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग. तो आज सबसे बड़ी बात हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. आज इतना इम्पोर्टेंट सेशन चलने वाला है दोस्तों कि आप ये समझिए कि इंग्लिश इम्पोर्टेंस या इंग्लिश का जो कुछ भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं आज की क्लास में लगभग वो चीज 70% इंपॉर्टेंट होता है. 70% इंपॉर्टेंट होता है. बिना इस जो आज चीज आप पढ़ने वाले हैं बिना इसके तो आज आप कोई सेंटेंस बना नहीं सकते. और आज का जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है टेंस. ठीक, तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे. याद रखिए कि जो कुछ भी हम लोग ये टेंस आज पढ़ने वाले हैं ये टेंस हम एसएससी या ग्रामर के अकॉर्डिंग एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं. TENSE टेंस दिख पा रहा है आपको? हाँ बिल्कुल. तो देख लेते हैं आगे क्या होगा. तो सबसे पहली बात टेंस में होता क्या है. तो पहली बात तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत बेसिक सा नॉलेज टेंस का होना चाहिए. जैसे कोई भी घटना आपको प्रेजेंट में कहनी है तो उस चीज को आप वॉज या वर लगा के नहीं कह सकते, आपको इज एम आर ही लगाना पड़ेगा. तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इज एम आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट टेंस. इज हो गए, एम हो गए, आर हो गए, हैज हो गया, हैव हो गया, इस तरीके के जितने भी डू हो गया, डज हो गया, ये सब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब कुछ प्रॉपर्टी है प्रेजेंट टेंस के. उसी तरह से अगर कोई भी चीज आप पास्ट के डिनोशंस में कहना चाह रहे हैं तो फिर आपको कहना पड़ेगा वॉज, वर, डिड, इस तरीके का हेल्पिंग वर्ब, हैड, इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. तो ये एक बहुत बेसिक बातें हैं, जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है जिससे कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में कोई भी दिक्कत ना हो. ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है दिख पा रहा है? हाँ ठीक. आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट. लास्ट. हाँ ठीक है, दिख पा रहा है. तो ये अब सेंटेंस में पहली बात तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे. अब इस सेंटेंस में इंग्लिश में कई पार्ट डिवाइडेड हैं और इसका अलग अलग नाम है. तो मुख्यतः ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा एक होता है प्रेडिकेट. ठीक, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट में आप हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरे चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं और सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्ट होता है. तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसे एक बहुत डेप्थ इंग्लिश टर्म्स का यूज ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं. और ये मुद्दे की बात है कि किसी भी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जरूर ध्यान रखना होगा. ठीक है. अब अगर आपके दिमाग में आए कि क्या सर बिना ऑब्जेक्ट के भी हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ ठीक है, आप इसमें कोई भी एक पार्ट हटा के उसको सेंटेंस बन सकता है. जैसे आप ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं. ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा तो आपको प्रीपोजिशन भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये एक सामान्य सा ग्रामर का रूल है कि प्रीपोजिशन आता ही है अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए. ठीक, लेकिन ऐसे भी मैं आपको सेंटेंस बता दूंगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन प्रीपोजिशन है. ऐसे भी कुछ सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा. और उसके बाद अगर आप प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट नहीं डिनोशन करना चाह रहे हैं तो सेंटेंस यहां पर भी खत्म हो सकता है. आप मेन वर्ब भी लगा सकते हैं. ठीक है दोस्तों, आप हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस लगा सकते हैं. लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर आप नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है. और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना हो
ऐसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी आप कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कई बार आपने शब्द सुना होगा गेट आउट, कम इन। अब इन सब पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, सीधा आप सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कर रहे हैं, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी होती है और इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये जानना है दोस्तों कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात की जानकारी आप अवश्य रखें। ठीक, तो देख लेते हैं। एक सेकेंड। जब कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने की दिक्कत आ जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने की दिक्कत आ जाए, तो आप उस सेंटेंस से ही सवाल पूछ लीजिए कौन, या आप उस सेंटेंस से सवाल पूछ लीजिए क्या। तो कौन या क्या, ये दो प्रश्न करके आप उस सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इस सेंटेंस से आप पहले सवाल पूछिए कौन, हु इज गोइंग टू मार्केट, कौन बाजार जा रहा है। तो जो कौन का आंसर निकल के आ जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है आपको, यही चीज आप टेंस में सीखने वाले हैं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। फिर रहा मेन वर्ब की बात, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया। अब ये मेन वर्ब जो होता है, ये मेन वर्ब कैसे होते हैं या क्या होते हैं, तो पहली बात तो वर्ब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 फॉर्म में होते हैं, 5 फॉर्म में होते हैं। पहला फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म होता है और 5वां फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्ब मैं लेता हूं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस किस फॉर्म में क्या क्या होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसे होता है, एक वर्ब है गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसी को हम सेकंड फॉर्म में लेते हैं, गो का हो गया वेंट। इसी का हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, GONE गॉन। इसी का हम फोर्थ फॉर्म लेते हैं, GOING गोइंग। और इसी का हम फिफ्थ फॉर्म लेते हैं, GOES। लिख पा रहे हैं यहां तक? हाँ, GOES लिखा हुआ है, GOES। ठीक है, गोज। तो आमतौर पर ज्यादातर ग्रामेटिकल बुक में वर्ब के 3 ही फॉर्म दिए हैं, और ठीक भी है, 3 फॉर्म तो मेन है ही है। लेकिन पूरा अगर आपको देखना है तो वर्ब में ING लगा के हम चौथा फॉर्म भी बना सकते हैं, और वर्ब में yes या ES लगा के हम वर्ब का 5वां फॉर्म भी बनाते हैं। ज्यादातर वर्ब यही SES या फोर्थ में ING लगा के ही लगता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ज्यादातर जो लोग कहते हैं या ग्रामेटिकल बुक्स में ये होता है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि ज्यादातर तो यही यूज होता है, लेकिन होते ये भी है, इसके लिए हमने आपको बता दिया या लिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वर्ब के फॉर्म। अब 2 बातें, ING लगा के आपको फोर्थ फॉर्म बनाना है, एस या एस लगा के फिफ्थ फॉर्म बनाना है। तो सेकेंड और थर्ड में क्या कुछ बातें हैं, तो देख लेते हैं सेकेंड और थर्ड में क्या क्या बातें हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो वर्ब होता है वो डी या ईडी लगा के बनाए जाते हैं सेकंड या थर्ड फॉर्म में। जैसे एक सेंटेंस में आपको पूछता हूं, आस्क, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका हिंदी होता है पूछना। इसी का सेकंड फॉर्म बनाना है, ASKED, आस्क्ड। इसी का थर्ड फॉर्म बनाना है, ASKED, आस्क्ड। तो लगभग मान के चलिए कि 70-80% वर्ब तो इसी फॉर्म में ही बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं
जिनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जिनके वर्ब के सेकेंड फॉर्म, जिनके वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये तीनों ही अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था गो, देखिए अब गो में ईडी लगा के हम नहीं बना रहे हैं, अब उसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा GONE, गॉन। उसी तरह से एक सेंटेंस है ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, का थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक, तो इस तरीके के वर्ब भी आपको मिल जाएंगे और कुछ ऐसे भी वर्ब आपको मिल जाएंगे जिसके तीनों ही फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस वर्ड है, दिख पा रहा है यहां तक? हाँ, CUT, कट, देख पा रहे हैं? हाँ ठीक है, कट, इसका सेकेंड फॉर्म भी कट और इसका थर्ड फॉर्म भी कट। ठीक है, तो टेंस बनाने के प्रोसेस में या टेंस पर काम करने की प्रक्रिया पर यह आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है कि वर्ब के फॉर्म का क्या रोल होता है और किस टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म आते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये था इस तरीके से। अब सेंटेंस में प्लेस होता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन एक ब्रॉड चैप्टर है दोस्तों। हाँ, ये प्रीपोजिशन शुड बी कंसीव्ड एज अ वेरी टफ, तो नहीं कहेंगे, टफ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इस पे वर्कआउट मांगता है। और वर्कआउट क्या होगा, कैसे होगा, ये जब हम डीप ग्रामर का क्लास चलाएंगे जिसमें SSC और बैंक को ओरिएंटेड किया जाएगा, तो ये प्रीपोजिशन की क्लास चलेंगे। और ये विश्वास मानिए कि ये प्रीपोजिशन की क्लास लगभग 6-7 घंटे तक चलता है जब मैं पढ़ाता हूँ प्रीपोजिशन। तो बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में हम लोग जाते हैं। ठीक, तो वो अगला मुद्दा फिर अब बाद में देखा जाएगा। तो और फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हम जो भी है सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, वो करता है, सहायक क्रिया है, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। हाँ, और प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं ध्यान अभी नहीं आ रहा है, और प्रत्यय इसे कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक, तो अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक जानकारी है ये। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप क्लास 6 से 7, 8, 9, 10 में पढ़ चुके होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो भी टेंस आपको आपके मिडिल लेवल पे पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर दिख पा रहा है। तो ये टेंस इतने टाइप के होते हैं। ठीक, अब प्रत्येक के 4 टाइप होते हैं। इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक होता है, दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है, रुक जाइए। मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको, सही है। मैं यहाँ पे लिखते रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपको दिखेगा। याद रखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, जो तीसरा है यहाँ तक मैं लिख दे रहा हूँ। जो तीसरा है, यही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया और उसके बाद फिर परफेक्ट हो गया। ठीक दोस्तों, और इसके बाद फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, तो ये चौथा है। तो टेंस 3 प्रकार के और प्रत्येक के 4 टाइप। तो इस तरीके से 3 मल्टीपल 4, 3 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 12।
तो ये पूरा 12 टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये 12 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, देखिए इसको मिटा देना दोस्तों, इसको भी मिटा दे। क्या आपने तो देख ही लिया होगा, आज 5वां दिन है, इंग्लिश कुकिंग क्लास चल ही रहा है। ठीक, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानिए कि जैसे जो हम लोग बचपन में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और वो बचपन में जो पढ़ते होंगे कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसके रूल क्या होते हैं, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, इस पर इसके थ्रू अगर आप सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेंगे इसे, बहुत अच्छे तरीके से। क्या है देख लेते हैं। तो किसी भी टेंस को सीखने के लिए पहचान और फिर इसके बाद रूल को हिंदी में कहते हैं नियम, नियम जानते हो, और फिर एक्सरसाइज को हिंदी में कहते हैं अभ्यास। आइडेंटिफिकेशन, रूल एंड एक्सरसाइज को हिंदी में पहचान, रूल और पहचान, नियम और अभ्यास, ये 3 शब्दों के साथ जाते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 काम करते हैं। तो पहला हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक मिनट, आपको नहीं दिख पा रहा है, एक मिनट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दिख पा रहा है, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे बड़ी पहचान तो इसमें यही है कि जब कभी किसी भी हिंदी स्टेटमेंट में के लास्ट में, हिंदी स्टेटमेंट के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरीके का अगर अक्षरों से सेंटेंस का अंत हो रहा है तो ज्यादातर ऐसे सभी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम पढ़ता है, सीता आती है, मोहन गाता है ना, इस तरीके के सेंटेंस। तो ये सब जो है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ता है, ती है, ते है, ठीक, इस तरीके का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अब हम रूल की अगर बात करें, अगर हम रूल की बात करें तो याद रखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। सबसे पहले आप बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर आपको बनाना होता है वर्ब में यस या यस, और फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन लगेगा ही, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद मुद्दा आता है कि सर वर्ब में एस या ईएस क्या है। तो याद रखिए, जब कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही आप वर्ब में एस या ईएस लगाइए। अगर सब्जेक्ट कभी एक से ज्यादा प्लूरल हो गए, 2, 3, 4, 5 जो भी गिनती हैं, एक नहीं होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप वहां पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करिए। ठीक, ये बातें जानते रहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख दीजिए। लेकिन याद रखिए, सेंटेंस भी लगभग 5-6 टाइप के होते हैं। तो अच्छा, इसमें हम एक मिनट, ये हो गया। अब थोड़ा सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा यहां पे इसको स्टॉप कर देते हैं। सेंटेंस जो होता है, पहला एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक, तो हम टेंस में इस 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर का कवर अप कर रहे हैं। ठीक, असर्टिव को हिंदी में कहते हैं कथनवाचक, और कथन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक भी हो सकता है, एक नकारात्मक भी हो सकता है। तो सकारात्मक में
आपको यूज करना है, इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव और इसको कहते हैं निगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट इंट्रोगेटिव और एक होता है इनडेफिनेट इंट्रोगेटिव। ठीक, तो इंट्रोगेटिव का टॉपिक जब आएगा तब उसमें बताएंगे। तो ये सेंटेंस था और सेंटेंस के 5 प्रकार थे। टेंस के नजरिए में आप ये 2 प्रकार के टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, डेफिनेट इंट्रोगेटिव, इनडेफिनेट इंट्रोगेटिव, ये सब आप पढ़ेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे राम जाता है, राम जाता है अफर्मेटिव, राम नहीं जाता है नेगेटिव, क्या राम जाता है डेफिनेट इंट्रोगेटिव की पहचान ही होती है कि यह क्या से शुरू होता है, और इनडेफिनेट इंट्रोगेटिव राम कहां जाता है। अब ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है। क्या राम जाता है अफर्मेटिव, क्या राम नहीं जाता है नेगेटिव। राम कहां जाता है अफर्मेटिव, राम कहां नहीं जाता है नेगेटिव। ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंस की पहचान आप जरूर रखिए। हम टेंस में असर्टिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव ये सब होता है। ठीक, तो हमारी बात चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने पहला रूल लिखाया था ये था असर्टिव का अफर्मेटिव, और इसमें हमने कहा था सब्जेक्ट होगा, वर्ब में एस या ईएस होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक दोस्तों, और फिर इसके बाद अगर हम असर्टिव के नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा जो कि डू या डज होता है। जब कभी सिंगुलर हो तो डज लगाइए, जब कभी प्लूरल हो तो डू लगाइए, और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इसमें, और फिर इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। दिख पा रहा है ऑब्जेक्ट? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक सेंटेंस में आपको कहता हूं, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब इस सेंटेंस को आप सीधा पहचान करिए कि ता है, ती है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इतना हो गया। अच्छा, क्या ये प्रश्नवाचक दिख रहा है? नहीं, प्रश्नवाचक तो नहीं दिख रहा, यह तो असर्टिव दिख रहा है। असर्टिव दिख रहा है तो कौन सा असर्टिव है, अफर्मेटिव वाला या नेगेटिव वाला? तो अगर नेगेटिव होता तो नॉट, ना, नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल, हमें सब्जेक्ट में वर्ब या वर्ब में ऐसे एस लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे एस लगाना है। तो वर्ब क्या है? वर्ब माने काम, वर्ब माने होता है जो काम आप करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं, इसे एक्शन भी कहा जाता है। तो फिर आप यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो आपने जाने की इंग्लिश लिख दी गो। अब चूंकि राम सिंगुलर था, इसके लिए अब आपको वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा। अगर राम की जगह दे होता या वी होता या कोई भी राम एंड श्याम होता, 2 लोग होते, तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा के कहानी बना सकते थे। लेकिन अगर राम सिंगुलर है तो अब वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा। तो एस कब लगाना है, एस कब लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा ग्रामर में, डीप ग्रामर के रूल में। इसमें आपको ईएस लगाना है, या मैं भी बता दे रहा हूं, जब कभी सेंटेंस के लास्ट में आपको CH, ESH, OX, Z, ठीक, और S ये शब्द आ जाए तो आप ES लगाया करिए, बाकी सब में S लगाया करिए, सिंपल सी बात है। तो जैसे अब O आ गया है तो अब ES लगेगा, तो आप यहाँ पे ES लगा दिए, राम गोज, और फिर इसके बाद देखो राम हो गया, जाता है हो गया, ठीक, और बाजार, अब बाजार ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, वो के साथ टू आता है, टू लगाइए, और यहाँ पे आपने लिख दिया मार्केट। ठीक दोस्तों, ये अब अगर यही सेंटेंस होता राम बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है,
तो फिर अब आपको लगाना पड़ता राम, एक मिनट यहां लिख दे रहे, ठीक, नेगेटिव, राम बाजार नहीं जाता है, तो देखिए राम नेगेटिव वाला रूल ये था, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, राम सिंगुलर है तो क्या लगाना पड़ेगा, डज, ठीक, डज। फिर यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना था, तभी ना ये नेगेटिव होगा, नॉट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट और फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, बन गया दोस्तों, राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को जोड़कर कहने का चलन है, तो डज नॉट की जगह आप डजंट भी लिख सकते हैं, राम डजंट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसमें एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। क्या मोहन मैच खेलता है, हाँ ठीक है, क्या मोहन मैच खेलता है, क्या मोहन मैच खेलता है, इस तरीके के सेंटेंस, ठीक। तो अब जैसे अब इस सेंटेंस को एक काम करते हैं, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में छोटे छोटे सेंटेंस हैं, तो अभी हम राम वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं, वो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। 2 सेंटेंस राम के लिए हो चुका था, वही सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं, तो इसके बाद तो काफी हम आगे बढ़ेंगे। तो सेंटेंस क्या था, राम बाजार जाता है, ठीक। तो एक सेंटेंस है, क्या राम बाजार जाता है। दूसरा एक सेंटेंस है, इसी को नेगेटिव बना देते हैं, क्या राम बाजार नहीं जाता है। फिर इसी को एक और बना देते हैं, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, राम बाजार क्यों जाता है, ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए उसको। और फिर एक लास्ट का एक सेंटेंस आप बना सकते हैं कि राम बाजार क्यों नहीं जाता है। हो गया। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लें, पहले रूल देख लेते हैं। रूल है आपका, सबसे पहले हम इस अफर्मेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ के रूल बना सकते हैं। तो डज या डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट लिखने का मतलब यह है कि अगर अफर्मेटिव है तो नॉट मत लगाइए, अगर नेगेटिव है तो नॉट की प्लेसिंग कहां होगी वही आप देख, ठीक। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम डज राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डज राम गो टू मार्केट, ठीक। और फिर दूसरा, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो आप बिल्कुल आप लगा दीजिए डज राम नॉट गो टू मार्केट, राइट। फिर इसके बाद राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, तो अब इसके लिए आप लगाइए वाई। अच्छा, इसका रूल क्या है, रूल जान लो। तो रूल को यहां हम इसको मिटा देते हैं, रूल यही है, हाँ यही है, सिर्फ इसके पहले एक चीज लगा देना पड़ेगा और यहां पे हम लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। और इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कहां, क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक है, ठीक। तो ये आपको लगाना या बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो देख लेते हैं राम बाजार क्यों जाता है। Why does Ram go to market? ठीक, और इसी को अगर बनाना पड़ता राम बाजार क्यों नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे राम और गो के बीच में यहाँ पे आप लिखते थे नॉट। Why does Ram not go to market? तो इस तरीके का सेंटेंस में, चूंकि क्लास है तो पूरे सेंटेंस को नहीं लेके बनाया जा सकता, मैं एक ही एग्जांपल लेकर आपके सामने मौजूद हूं। अब यह आपका काम है कि थोड़ा सा आप होम एक्सरसाइज करें, होम प्रैक्टिस करें, होम वर्क करें, कि आप अगर सीखना है आपको, तो आप कम से कम 5 सेंटेंस इस तरीके का, कोई भी ग्रामर की बुक होगी उसको लेकर कंटिन्यू करें। अगली क्लास में हम मिलते हैं, बचे हुए जितने भी टेंस हैं उसको पूरा करेंगे दोस्तों। और आप लोगों के कमेंट इनवाइटेड हैं, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं, कमेंट जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए, जो भी कुछ सजेशन हो जरूर बताइए। याद रखिए, यह डीप ग्रामर की क्लास नहीं चल रही है, यह स्पीकिंग की क्लास चल रही है, और इस स्पीकिंग की क्लास में आप बेसिक बातें ही सीख रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप इस पे वर्कआउट करते रहिए, और कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।